नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएजी 172 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके क्वेश्चन नंबर 5 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 क्वेश्चनों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। आशा है वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहलों को उजागर कीजिए। यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा क्या क्या पहल की गई हैं, उन पहल को आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए आंसर को समझते हैं। तो अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी के क्षेत्र में बहुत सारी शुरुआत की गई हैं और इन सब का उद्देश्य ये है कि देश में जो डिजिटल स्ट्रक्चर है हमारा उसे मजबूत किया जाए और डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा दिया जाए। नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके जीवन की क्वालिटी में सुधार किया जाए। इनमें से जो कुछ पहल हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। यानी कि भारत में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और इन सब का उद्देश्य ये है कि देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तकनीकों के माध्यम से जोड़ा जाए और तकनीक की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक हो सके ताकि लोगों के काम आसान हो सके और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके, सुशासन की स्थापना हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हो सकें। ऐसा ही एक प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 2015 में शुरू किया गया था। पूरी तरीके से एक सरकारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ये है कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त किया जाए यानी कि मजबूत किया जाए और एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जहां हर एक व्यक्ति डिजिटली रूप से नॉलेजेबल हो, सभी को ज्ञान प्राप्त हो सके। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 3 घटक हैं। पहला घटक यह है कि हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, यानी कि हर क्षेत्र तक डिजिटल सुविधाओं की पहुंच करनी है। दूसरा यह है कि सेवाओं का डिजिटल स्तर पर वितरण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन लोगों को प्रोवाइड करवाई जा सके ताकि लोगों का समय बच सके और धन बच सके। तीसरी बात यह है कि डिजिटल एजुकेशन यानी कि डिजिटल जो लिटरेसी रेट है, डिजिटल जो साक्षरता है, उसमें भी सुधार किया जाए। बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं ये भारत नेट, कॉमन सर्विस सेंटर्स और ई क्रांति जैसे कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। तो जब आप डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बात करते हो ये 2015 में शुरू किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य ये है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल रूप से समाज को मजबूत किया जाए और डिजिटली वे में ही लोगों को ज्ञान प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात की गई है और ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो डिजिटल वे में ही मिलनी चाहिए और आज के टाइम पे बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड हो जा रही हैं। अगला है भारत नेट परियोजना। तो जो भारत नेट परियोजना है ये ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं ना उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दी गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए जो भारत नेट परियोजना है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये परियोजना देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखती है कि देश के हमारे जितने भी गाँव हैं, ठीक है, रूरल एरिया हैं, इन सभी एरियो की कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड के जरिए हो सके। ये ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड डाटा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो भारत नेट परियोजना की बात करोगे तो भारत नेट परियोजना ग्रामीण और दूर दराज के एरिया को कनेक्टिविटी देने के लिए की गई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से गाँव को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ये ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड डाटा भी प्रदान कर रहा है। अगला है आधार आधारित सेवाएं। तो आधार प्रणाली जो कि बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित है, आप सबका आधार कार्ड बना होगा, आप सभी जानते हो। ये भारत में डिजिटल सेवाओं की नींव रखी गई है। आज बैंक के खाते हो, चाहे सब्सिडी हो या सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करना हो, सब में आधार संख्या जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज जो डिजिटल भुगतान किए जा रहे हैं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, सरकार जो सब्सिडीज दे रही है, उन सब की पहल इससे सीधे तौर से जुड़ी हुई है। तो आज जो आधार प्रोसेस है हमारा वो एक तरीके से ना हर एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हो गया है। अगली बात करें अगर हम आईसीटी के क्षेत्र में तो स्टार्टअप इंडिया और आईटी उद्योगों का विकास। तो देखो, स्टार्टअप इंडिया के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्टअप इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इसने कहीं ना कहीं चीज़ों को इनोवेटिव कर दिया है, यानी कि नवाचार को बढ़ावा दिया है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासतौर पर अगर भारत में स्टार्टअप देखोगे तो फिनटेक, एड्यूटेक, हेल्थ टेक, इन सब क्षेत्रों में नई नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है जिसने देश के सर्विस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। सबसे बड़ी बात ये देख रहे हो, आज आज अब डिजिटली भुगतान किया जा रहा है, यूपीआई पेमेंट हर एक बंदा कर रहा है। तो भारत ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटली भुगतान में बहुत बढ़ोतरी देखी है।
आज हम देख रहे हैं छोटी से छोटी दुकान हो चाहे बड़ी से बड़ी दुकान हो, हर एक व्यक्ति यूपीआई को बढ़ावा दे रहा है। नकद रहित अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि NDHM ये नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को भी डिजिटल बना रख रहा है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और उसकी क्वालिटी भी बढ़ी है। ई गवर्नेंस सबसे बड़ी बात है। सरकार ने बहुत सारी पहल ई गवर्नेंस पोर्टल जैसे उमंग, डिजिट लॉकर, माई गवर्नमेंट लॉन्च जो है माई गवर्नमेंट ऐप लॉन्च किए हैं, जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं की आसान उपलब्धता प्रदान करते हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया और IT हार्डवेयर जो हैं, इसके माध्यम से भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन एक और बड़ी परियोजना है जो लगभग 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए शुरू की गई है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन और डिजिटल सेवा प्रबंधन पर जोर दिया गया है। इसके अलावा आज AI का ज़माना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को भी बढ़ावा देने के लिए जो हमारा नीति आयोग है, वो राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि कृषि के क्षेत्र में AI की मदद से जो है विकास की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी AI और मशीन लर्निंग को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य में जो गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज ढूंढे जाए। शिक्षा के क्षेत्र में और स्मार्ट सिटी में भी AI का उपयोग किया जा सके। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की आर्थिक समृद्धि में ICT की जो पहल हैं ये बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। न सिर्फ ये देश की डिजिटल प्रगति के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि लोगों को भी मॉडर्निटी से सामना जो करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे न सिर्फ देश का तकनीकी विकास होता है, बल्कि एक डिजिटल अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन के आंसर को कर देंगे, मैं आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए और उसमें सुधार करने के उपाय भी बताइए। यानी कि पंचायती राज संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं और उसमें जो कमियां हैं वो बताओ, फिर उसको सुधार करने के भी उपाय बताओ। तो देखो भाई, आप सभी को पता है 73rd अमेंडमेंट से भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हुई। यानी कि अगर आप भारतीय संविधान जो पढ़ोगे, मूल संविधान पढ़ोगे, तो उस समय पंचायती व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद क्या ये थी, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में थी, आर्टिकल नंबर 40 में। लेकिन आगे चलकर इसका संवैधानिकरण किया गया। तो भारत में जो आप पंचायतें आज देख रहे हो, उसकी स्थापना संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से 1992 में की गई और 1993 में लागू किया गया। यानी कि आज जो ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के चुनाव होते हैं वो 1993 से शुरू हुए। उससे पहले ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के चुनाव नहीं होते थे। अब जो ये पंचायती राज संस्थाएं की स्थापना की गई, ये इसलिए की गई भाई, ताकि गांव के लोगों को गांव में ही न्याय मिल सके और जो ग्रामीण विकास है उसे बढ़ावा मिल सके। तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा लोकल गवर्नेंस को मजबूत करना, यानी कि स्थानीय शासन को मजबूत करना और सामाजिक आर्थिक प्रगति लाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वंचित लोग थे उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, और इसीलिए पंचायती चुनाव में SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। तो अगर आप भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की बात करोगे तो पंचायती राज व्यवस्था को इतिहास तो बहुत पुराना है भारत में, लेकिन इसका संवैधानिकरण जो किया गया वो 1992 में किया गया और 93 में से लागू किया गया। 73rd अमेंडमेंट यानी कि 73वें संशोधन के माध्यम से जब पंचायती राज संस्थाएं आई, तो उसके बाद ये हुआ कि भाई हर 5 साल में चुनाव होंगे पंचायतों के। 74वां संशोधन नगर पालिकाओं के लिए आया कि नगर पालिकाओं के चुनाव 5-5 साल में होंगे। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जो पंचायतों के चुनाव होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। इसकी शुरुआत 1993 से हुई थी। अब इसके पहले पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स क्या बनते हैं, तो देखो, जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इससे क्या होता है, स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध हुई हैं। क्योंकि सपोज डैट ये पूरा एरिया है, तो आपको पता है इस पूरे एरिया में क्या है कि सपोज डेट ये पूरा एरिया है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब जो ये ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, ये डायरेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इतने बड़े क्षेत्र का विकास कैसे करे। तो अगर हर गांव में अपनी एक पंचायत होगी तो उसे पता होगा इस गांव की क्या समस्याएं हैं, हर गांव की पंचायत को पता होगा अपने गांव की क्या समस्याएं हैं। तो इससे क्या होगा, वो पंचायतें उस गांव को धीरे धीरे करके क्या करेंगी, उस गांव की समस्याओं को सॉल्व करेंगी, और हर गांव विकास करता जाएगा तो देश भी विकास करता जाएगा। तो अगर हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं को दूर करेंगी, वे जनता की जरूरतों के अनुसार प्लानिंग बनाएंगी, उन्हें लागू करने के लिए मजबूत बनाएंगी। इससे स्थानीय विकास होगा। समाज का विकास ये होगा कि पंचायतें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में प्रगति लाने में मदद करती हैं।
यानी कि अगर आप पंचायतों का कार्य देखोगे तो प्राइमरी स्कूल्स उनके अंडर में आते हैं, डिस्पेंसरी उनके अंडर में आती हैं, पुलिया उनके अंडर में आती हैं, कृषि क्षेत्र उनके अंडर में आता है, स्वच्छ जल की आपूर्ति उनके अंडर में आती है। अगर वो ये सारे काम करती हैं तो क्षेत्र नहीं बल्कि समाज नहीं बल्कि क्षेत्र का ही विकास होता है। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ी खास बात यह है कि महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा कदम है। ग्रामीण विकास यानी कृषि, सड़क, सिंचाई और ग्रामीण रोजगार जो योजनाएं हैं उन्हें लागू करने में एक पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था आई उसका सकारात्मक पहलू क्या है? इससे स्थानीय स्वशासन मजबूत हुआ है, समाज का विकास हो रहा है, महिलाओं को लीडरशिप मिल रही है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बात यह है कि पंचायतों के सामने चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां ये है कि पंचायतों को काम तो बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन पैसा उतना है नहीं इनके पास, यानी कि वित्तीय कमजोरियां हैं। पंचायत के पास अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन नहीं है। इन्हें कोई भी अगर परियोजना चलानी है तो उसके लिए फंड पर निर्भर रहना पड़ता है और ऊपर से फंड इन्हें बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। इसके अलावा पंचायतों में कुशल नेतृत्व की कमी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो लीडरशिप की कमी है, शिक्षा की कमी है, लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। तो ऐसे में जो पंचायतों में लोग आ रहे हैं वो सिंपल लेवल पर है, उन्हें ज़्यादा कुछ पता है नहीं, बट क्षेत्र में उनका प्रभाव है तो वो चुनाव जीत जाते हैं। एक चीज़ और देखी गई है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं चुनाव तो जीत जाती हैं लेकिन प्रधानपति ही सारे डिसीजन लेते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि पंचायतों में महिलाएं जीत रही हैं बट उन्हें निर्णय नहीं ले रही, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उनके जो पति हैं वही सारी चीज़ देख रहे हैं। तो एक तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा तो मिला है चुनाव में, लेकिन रियल बेस में उन्हें कोई भी जो है अधिकार नहीं मिले हैं, पावर नहीं मिली है, आज भी पुरुष पावर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। अगली समस्या है राजनीतिक हस्तक्षेप। पंचायतें कई बार स्थानीय राजनीति और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं, जिससे वो अपने डिसीजन नहीं ले पाती। जैसे मान लो पंचायत के चुनाव में जो बंदा चुनाव जीता है वो स्टेट गवर्नमेंट वाली पार्टी को अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे मान लो पंचायत राज्य में जो बंदा जीता है, पंचायत के चुनाव जो जीता है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर जो विकास परियोजनाएं रुक जाएंगी उस पंचायत की। या पंचायत में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में वहाँ पर क्या है, कांग्रेस की सरकार है, तो उसे सपोर्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से लोगों का क्या होता है, नुकसान होता है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बड़ी योजनाओं का अभाव है। पंचायतें कभी भी पूरी योजना नहीं चला पाती हैं, लंबे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं क्योंकि इंटरफ्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पंचायती की चुनौतियाँ क्या क्या है भाई? पंचायती की चुनौतियाँ ये है कि पैसे की समस्या है, कुशल नेतृत्व की कमी है, अच्छी लीडरशिप नहीं है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर सेम पार्टी नहीं है तो खास तौर पर, और कोई बड़ी योजनाएं नहीं चला पाती हैं वित्तीय समस्याओं की वजह से। अब इसमें हम सुधार क्या कर सकते हैं? बस जो कमी है वही सुधार कर दो। तो वित्तीय रूप से पंचायतों को मजबूत कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पैसा आ पाए, वो टैक्स लगा पाएँ, संसाधनों का उपयोग कर पाएँ। पंचायती सदस्यों को नियमित रूप से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वो सरकारी योजनाओं को अच्छे से लागू कर सकें। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, काम के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना चाहिए, इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। महिलाओं की भागीदारी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और लोकल लेवल पर योजनाएं बनानी चाहिए। निष्कर्ष यह है कि कुल मिलाकर पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर प्रदान करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। यदि वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत बना दिया जाए तो ये संस्थाएं पूरे ग्रामीण भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगी और ग्रामीण विकास का प्रतीक बनेंगी। तो मैं आशा करता हूँ जो हमने ये 6 क्वेश्चन किए हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चनों के आंसरों को अच्छे से कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, आप हमें इंस्टा ही फॉलो कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपनी समस्या रख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को हल कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।